ओके देखिए, कंडक्टिंग स्फेयर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेथड ऑफ इमेजेस। इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट अस कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई नोट। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने का। वी विल डेवलप अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आई विल शो यू हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. Then we will put a conducting sphere in that uniform electric field. Okay, so a uniform field can be considered as being produced. कैसे प्रोड्यूस करेंगे? By appropriate positive and negative charges at infinity. So origin से right hand side में और left hand side में infinity पे, infinity मतलब very large distance पे, we will put 2 point charges, one positive and one negative, and because of these charge at the origin or at any point we will have a uniform electric field, and that I will show you how we are going to have that uniform electric field. So for example, if there are two charges plus minus q located at position z is equals to minus plus d, it means positive q charge will be located at minus d, negative axis, and minus q charge will be located at positive axis at the distance plus d. The horizontal axis will be considered at z axis. Okay, as shown in figure 4.6. I will show you the figure. Then in a region near the origin whose dimensions are much smaller than d, there is approximately constant electric field which is given by this term. I will prove how this electric field appears, and it will be parallel to z axis. Okay, this approximation holds good if q by d square remains constant in the limit q tends to infinity, d tends to infinity. सबसे पहले अब ये इतना जितना मैंने आपको यहाँ पे थ्योरी में बताया है, ये मैं आपको शो कर देती हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट. ओके, आई विल हैव टू जूम दिस पेज लाइक एनीथिंग, क्योंकि आपको शो ही नहीं होगा ये अदरवाइज. सो हियर वी कैन सी, सबसे पहले देखो हमें ई नोट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करनी है, एंड एज वी हैव जस्ट सीन दैट वी हैव टू पुट plus q charge as z is equals to minus d, which is over here, and minus q charge as z is equals to plus d, which is over here, and the distance z is equals to plus d and the distance z is equals to minus d. These are very far from origin. So at any point, if we want to calculate the electric field, it will be parallel to z-axis. Now this is z-axis. अब ये कैसे आएगा तो देखते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज सपोज हम फाइंड आउट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है. सो this will be the direction of electric field due to plus q charge. Okay, and this will be the electric field due to minus q charge towards the charge, क्योंकि नेगेटिव है. नाउ ऊपर वाला जो वेक्टर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, और नीचे वाला जो वेक्टर आ रहा है उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे. रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस डायरेक्शन में आएगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी, विच इज पैरेलल टू जेड एक्सिस. सो एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि हमने जेड एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर ली ई नोट. अब इस ई नोट की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, वो हम ऊपर देख लेते हैं एक बार. माय गॉड, 2q, सो 2kq अपॉन डी स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आ रही है 2kq अपॉन डी स्क्वायर. सो मैं ये फॉर्मूला डिराइव कर देती हूँ. ओके, सो यहाँ पर देखो एक बार. तो सपोज हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज था. एक चार्ज की वजह से समझा रही हूँ, वैसे आपको दोनों चार्ज की वजह से समझ में आ जाएगा. जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सपोज वो पॉइंट यहाँ पे है, मैं ओरिजिन की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी पॉइंट पे हमने वर्टिकल एक लाइन खींच दी और इस पॉइंट पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. करेक्ट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर.
अब हमारे पास यहाँ पे सपोज ये वर्टिकल डिस्टेंस x लेते हैं और ये डिस्टेंस हमारे पास d लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और हमें के क्यू अपॉन आर स्क्वायर करना है, यानी इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। और हमें पता है कि इसके दो कंपोनेंट जाएंगे, एक ऊपर जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल जाएगा। सो अगर ये एंगल थीटा है तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट होगा। और एक नीचे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस क्यू की वजह से, उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो भी कॉस कंपोनेंट होगा। सो दिस प्लस दिस ट्वाइस ऑफ, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास यहां से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास में, इफ दिस इज एंगल थीटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर एक लाइन क्रॉस कर रही है, इफ दिस इज एंगल थीटा, दिस इज ऑल्सो एंगल थीटा, सो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, थीटा होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये x है, ये d है, ये रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारे पास थीटा है। सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। दिस इज पावर 1, दिस इज पावर 1/2, सो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। नाउ हमने खुद ने कहा है कि जो डिस्टेंसेस d है हमारे पास, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, और जो माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू है वो हमने इन्फिनिटी पे लिया है, सो डी इज वेरी 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 लार्जर देन एक्स। सो उस कंडीशन में एक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और डी का स्क्वायर है और यहाँ पावर 3/2 है, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा डी क्यूब, और ऊपर हमारे पास क्या है डी की पावर 1, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे क्या पास बचेगा 2k क्यू अपॉन डी स्क्वायर, सो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एंड क्यू अपॉन डी स्क्वायर। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पैरेलल डायरेक्शन में, और यही ऊपर फॉर्मूला था। सो देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2k क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म हमारा क्लियर हो चुका है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुकी है। नेक्स्ट टास्क है हमारा कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टिंग स्फेयर को रखना है। सो हमने यहाँ पे कंडक्टिंग स्फेयर को रख दिया है, ठीक है। सो ये कंडक्टिंग स्फेयर को रखने के बाद में हम क्या करेंगे, प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देखा है कि इमेज चार्ज डेवलप हो जाते हैं। सो इस प्लस क्यू का इमेज चार्ज जो है, देखो ऑपोजिट चार्ज होते हैं हमारे पास में, है ना। तो ऑपोजिट चार्ज हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास में प्लस क्यू का जो है कितना हो जाएगा, माइनस क्यू आर बाई डी चार्ज हो जाएगा, और वो यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ होगा, ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे होगा। सो ये हमारे पास रखा हुआ होगा, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आर स्क्वायर बाई डी होगी, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसका इमेज चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू आर बाई डी, और वो भी स्फेयर के अंदर होगा, और वो यहाँ रखा हुआ है, और उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, आर स्क्वायर बाई डी होगी। ये हमें पता चल गया, क्योंकि हमने दो ओरिजिनल चार्जेस रखे हैं, सो देयर विल बी टू इमेज चार्जेस, और उनकी डिस्टेंसेस और उनका मैग्नीट्यूड ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में डिराइव कर चुके हैं। नाउ वी हैव रैंडम पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी विच इज एज आर थीटा, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो आर होगी, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो हमारा यहाँ पे थीटा होगा। तो हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो चार चार्जेस की वजह से होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार चार्जेस की वजह से हमारे पास पोटेंशियल जो है वो होगा इस टर्म में हमारे पास में। सो अब हम इसको थोड़ा सा, इसके बाद में हमारे पास में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो हमें ऊपर जाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा जूम इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, if we now assume a conducting sphere to be placed at the origin, then the potential at any field point P will be due to charge plus minus Q, जो कि plus minus D पे है, और उनके image charge ये है माइनस प्लस क्यू आर बाई डी, जो कि कहाँ पे रखे हुए हैं, z इज इक्वल टू माइनस प्लस आर स्क्वायर बाई डी पर। तो इन चारों की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। अब पोटेंशियल निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से आते हैं। सबसे पहले क्यू चार्ज की वजह से निकालते हैं। क्यू चार्ज की वजह से हमारे पास पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास कौन सी लिए, देखो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 RD कॉस थीटा। सो मैं आपको क्यू चार्ज वाला बता देती हूँ सिर्फ, क्यू चार्ज वाला मैं बेटर है मैं यहीं पे बता दूं, क्योंकि मुझे वापस में इतना जूम आउट नहीं करना है। सो मैं कंडक्टिंग स्फेयर को नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पे आपका था माइन प्लस क्यू,
है ना, यहाँ पे हमारा था माइनस क्यू, और यहाँ पे हमारे दो इमेज चार्ज थे, सपोज मैं Q1 बोल देती हूँ और एक Q2 बोल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में है पॉइंट P, पॉइंट P है। तो सबसे पहले मैं प्लस Q की वजह से निकालती हूँ, करेक्ट। और ओरिजिन हमारे पास में है यहाँ पे, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर, ये डिस्टेंस हमें आर गिवन है, और ये एंगल हमारे पास कितना गिवन है, थीटा गिवन है। तो सबसे पहले हमें प्लस क्यू की वजह से निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस लेनी पड़ेगी उस पॉइंट के लिए, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। ओके, वी नीड दिस डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस रेजल्टेंट होगा किस पॉइंट का। सो सपोज हमारे ट्राइंगल को, हम हमारे ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए, अभी के लिए ए है, ओ है एंड बी है। ए ओ बी ट्राइंगल में हमें ए बी निकालना है, और ए ओ जो डिस्टेंस है दैट इज डी, करेक्ट, ये डिस्टेंस डी है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में थीटा है। नाउ बिकॉज दिस इज वेरी 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 फार, तो हमारे पास में ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। सो ये दो वेक्टर है हमारे पास में, और इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा। सो ये हमारे पास एक डी है और एक हमारे पास आर है। सो इस एंगल का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस टू आर डी कॉस थीटा होता है, लेकिन पाई माइनस थीटा है तो प्लस का हो जाएगा, सो प्लस टू आर डी कॉस थीटा। सो ये डिस्टेंस हमारे पास मिल गई। सो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ गई, के क्यू अपॉन आर, ये हमारे पास क्यू की वजह से फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। सेकेंड हमारा माइनस क्यू की वजह से लेते हैं। माइनस क्यू की वजह से लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा यहाँ से। इस बार हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो सपोज दिस डिस्टेंस इज सी, हमें सी भी चाहिए। सी भी चाहिए तो हमें ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, देखो ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें ओ सी एंड बी। अब आप ये ट्राइंगल ध्यान से देख लो, ओ सी बी की बात कर रही हूं मैं, और हमें पता है ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, एंड दिस डिस्टेंस इज आर, ये हमारे पास आर है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। सो दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। एक वेक्टर हमें पता है, दूसरा वेक्टर भी हमें पता है, सो तीसरा वेक्टर निकाल सकते हैं, और इस बार थीटा यहीं पे बन रहा है। सो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू आर डी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा में थीटा वहीं पे बन रहा है। सो हमारे पास ये हो जाएगा, करेक्ट। और क्योंकि चार्ज माइनस था, माइनस क्यू था, इसलिए बीच में नेगेटिव साइन है। अब हमारे पास इमेज चार्जेस की वजह से नेक्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म इमेज चार्जेस की वजह से बना लेते हैं। दो टर्म और आ रहे हैं, वो और बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इमेज चार्ज जो है, सपोज इसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी है ना, इसकी यहाँ पे कर रहे हैं। सो ये हमारे पास कितना है, माइनस क्यू आर बाई डी। सो क्यू आर बाई डी है, और ये रहा माइनस, सो के क्यू। और हमें क्या करना पड़ेगा, सारे पॉइंट, मुझे इरेजर काम नहीं करता यार, इसलिए मुझे नेक्स्ट बोर्ड लेना पड़ेगा। चलो इस बार कोई बात नहीं, सिर्फ वो चार्ज बनाएंगे, इमेज चार्ज। यहाँ पे ओरिजिन था और इमेज चार्ज यहाँ पे था, है ना, माइनस क्यू आर अपॉन डी, और ये डिस्टेंस थी हमारे पास में कितनी, आर स्क्वायर अपॉन डी, करेक्ट। और यहाँ पे जो चार्ज था हमारे पास, इस चार्ज से हमें मतलब ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे है पॉइंट पी, और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, दिस डिस्टेंस वी वांट, ओके। और ये डिस्टेंस हमारे पास में है आर स्क्वायर बाय डी, करेक्ट। सो हमारे पास में अब यहाँ पे बहुत इजीली है, ट्राइंगल देखो, ए ओ एंड बी, इस ट्राइंगल ए ओ बी में वी हैव टू फाइंड ए बी। तो दो वेक्टर हमारे पास में है, वी हैव ए ओ की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर बाय डी है, एंड ओ बी हमें गिवन है आर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा आर पे है, और एंगल हमें ये लेना पड़ेगा पाई माइनस थीटा, तो बीच में पॉजिटिव साइन आएगा। सो रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर विच इज आर स्क्वायर, सेकेंड वेक्टर विच इज आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और माइनस टू आर डी होता है, लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे प्लस में आएगा टू आर, आर स्क्वायर बाई डी एंड कॉस थीटा। अब ये मैं बता देती हूँ, रूट में आपके पास डिस्टेंस है क्या, देख लो, ये लिखा है, मुझे करना ही। सो देखो ये वाला टर्म मैंने बता दिया। अब लास्ट टर्म मैं आप पे छोड़ रही हूँ, लास्ट टर्म आप कर लेना, प्लस का क्यू आर बाई डी से हो जाएगा, ओके। सो ये हमें पोटेंशियल के चार टर्म मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे,
इन द फर्स्ट टू टर्म्स d इज मच लार्जर देन r बाय अजम्पशन। ये कह रहे हैं कि d को r से बहुत ज्यादा बड़ा assume करना है। So we can expand the radicals after factoring out d square. Similarly, in the third and fourth term, we can factor out r square in this one. Thus we have, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारे पास था q बाय एन दिस टर्म। इसमें अपन क्या करेंगे, नीचे से हमने d को बाहर, d स्क्वायर को बाहर निकाला, इस d स्क्वायर को बाहर निकाला तो इसकी पावर 1/2 होके बाहर आएगा, तो बाहर हमारे पास d बचेगा और अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, r स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, क्योंकि डी स्क्वायर से डिवाइड करना है, सो 2r बाय डी एंड कॉस थीटा, और इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, सो हमारे पास उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। यहाँ पे हमें -1/2 करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे -1/2 करने के बाद में, बिकॉज d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, सो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस टर्म को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डी स्क्वायर है नीचे और ऊपर आर स्क्वायर है और डी बहुत बड़ा है, सो दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। सो हमारे पास बचेगा यहाँ पे ब्रैकेट में देखो 1 प्लस 2r बाई डी कॉस थीटा एंड पावर -1/2। तो बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे, बिकॉज नीचे d है डिनोमिनेटर में, सो विच मेक्स द अदर टर्म वेरी वेरी लेस देन 1, सो 1 प्लस nx लगाएंगे, सो 1 प्लस nx, n की वैल्यू कितनी है, -1/2 और x की वैल्यू कितनी है, 2r बाई डी एंड कॉस थीटा, ठीक है। सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल गेट 1 माइनस r बाई डी कॉस थीटा। सो यहाँ पे इस बुक में मिस प्रिंट है, आपके पास में यहाँ माइनस आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ आर स्क्वायर नहीं होगा, डी स्क्वायर भी नहीं होगा, यहाँ पे 1 माइनस आर बाई डी कॉस थीटा होगा, यानी इसकी जगह आपको ये टर्म लिखना है। अब सेकेंड टर्म पे आते हैं, सेकेंड टर्म में सेम यही चीज करेंगे, बस यहाँ पे माइनस का 2r d कॉस थीटा है, सो ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा, फिर इस टर्म को अवॉइड कर देंगे अपन, दिस टर्म विल बी 0 और इस टर्म पे आप 1 प्लस nx लगाएंगे। इस बार जब अपन 1 प्लस nx लगाएंगे, सो देखो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है n में और यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इस बार इन्होंने करेक्ट टर्म लिखी है, सो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आ रहा है 1 प्लस r बाई डी कॉस थीटा और ऊपर आएगा 1 माइनस r बाई डी कॉस थीटा, ठीक है। फिर थर्ड टर्म पे चलते हैं, थर्ड टर्म में हमारे पास ये था, इसमें इन्होंने क्या लिया है कॉमन, यहाँ पे क्यू आर बाई डी है, ठीक है। सो क्यू आर बाई डी को एज इट इज रखा है, क्यू आर बाई डी को इन्होंने एज इट इज रखा है और कॉमन इन्होंने क्या लिया है, आर लिया है, कॉमन इन्होंने क्या लिया है, आर लिया है, तो आर बाहर आ जाएगा क्योंकि उसकी पावर 1/2 होके बाहर आ जाएगा, तो आर से आर स्क्वायर डिवाइड होगा, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो आर स्क्वायर और डी स्क्वायर, और यहाँ भी आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी एक ऊपर आर है, सो 2r स्क्वायर अपॉन आर डी एंड कॉस थीटा, और इसकी पावर 1/2 होगी, जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -½ हो जाएगी, करेक्ट, यहाँ पे -½ हो जाएगी। देन क्योंकि हमारे पास डी स्क्वायर अगर नीचे है तो वो टर्म हमें अवॉइड करना है, सो दिस टर्म विल बी 0, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा और जो रिमेनिंग टर्म है उस पर हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे, बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे, सो हमारे पास माइनस में आएगा यहाँ पे, क्योंकि -1/2 है, सो फिर से यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो गलत लिख रखा है, 1 प्लस nx लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, रेस्ट टर्म आर फाइन, वापस आप बाइनोमियल एक्सपांशन लगा लेना। फोर्थ टर्म जो है उसमें हमारे पास में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज था, तो वो ऊपर जाएगा, तो इस तरह से होगा, फिर ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा और हमारे पास 1 प्लस आएगा इस बार। इन चारों को हमारे फर्स्ट इक्वेशन में अब जब अपन यूज करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब ये मैं नहीं करूंगी क्योंकि आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, कहाँ पे पुट करनी है, आप उसमें पुट करना, आपको चारों सब कुछ पता चल चुका है, काफी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो हमारे पास में ये 2 टर्म थे पोटेंशियल के अंदर, करेक्ट, और ये 2 टर्म थे, सो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, इसकी जगह आपको कौन सी वैल्यू रखनी है वो हमने निकाल ली, इसकी जगह कौन सी वैल्यू रखनी है वो हमने निकाल ली, करेक्टेड वैल्यूज ध्यान रखना, इसमें मिसप्रिंट है वो नहीं निकालना है, और इसकी जो वैल्यू है वो भी हमने निकाल ली और इसकी जो वैल्यू है वो भी हमने निकाल ली, ये चारों वैल्यूज को यहाँ पे रखना है, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करना है, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म ये बच जाएगा। सो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप कर लेना, ओके। तो इतना हमारे पास में आ गया है। नाउ वेयर द ओमिटेड टर्म्स वेनिश इन द लिमिट, जो भी ऊपर वाले टर्म में हमारे पास में जब हमने वैल्यू पुट की थी तो डी स्क्वायर वाले टर्म को हमने ओमिट कर दिया,
इन दैट केस दिस बिकम्स द अप्लाइड यूनिफॉर्म फील्ड ई नॉट। अब यहाँ पे ये चीज जो है वो कैसे आ रही है वो चीज हमें देखनी है। सो दैट इक्वेशन टू बिकम्स, इक्वेशन टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखो इक्वेशन टू के अंदर हमने क्या किया है, सबसे स्टार्टिंग में टॉपिक में हमने ई नॉट यूनिफॉर्म का फॉर्मूला निकाला था 2k क्यू अपॉन डी स्क्वायर, करेक्ट, या फिर इसे यूं कहो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 2q/d²। ये हमारा पास क्या था, ई नोट था। सो इक्वेशन टू को ई नोट के टर्म्स में लिखेंगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर ही है। सो अब 2q/d² ब्रैकेट के अंदर जो है दोनों टर्म में से वी हैव टू टेक आउट। सो यहां से देखो 2q/d² जो है उसको बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस का आर कॉस थीटा बचेगा और यहाँ से 2q/d² बाहर निकाल लेंगे। सो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस r³ अपॉन r² एंड कॉस थीटा। अब दोनों में से कॉस थीटा भी कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा को भी बाहर निकाल लो। तो कॉस थीटा को बाहर निकाल लिया इधर, और जो बाहर टर्म आ जाएगा वो बाहर टर्म क्या बन जाएगा, ई नोट बन जाएगा। सो यहाँ ई नोट आ चुका है, करेक्ट। सो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, माइनस आर, अंदर क्या बचेगा माइनस आर और प्लस r³ अपॉन r²। इसमें से नेगेटिव साइन भी बाहर ले लो। सो नेगेटिव साइन भी बाहर ले लिया। सो हमारे पास बचा r-r³ अपॉन r²। ठीक है, ये हमारे पास फाई आ गया क्योंकि हमें पता है ये z एक्सिस था और यहाँ पे हमारे पास में ये डिस्टेंस r थी और ये थीटा था। सो r का अगर दो कंपोनेंट लेते हैं तो एक वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल जाएगा। ये जाएगा हमारे पास में r साइन थीटा और ये जाएगा हमारे पास में r cos थीटा। तो जो r cos थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, z कोऑर्डिनेट। सो यहाँ से हमारे पास में अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस ई नोट आर कॉस थीटा। सो माइनस ई नोट और आर कॉस थीटा को रख देंगे z। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पर r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ऊपर का r cos थीटा बन जाएगा z और नीचे हमारे पास आ जाएगा r³। सो इक्वेशन 5 जो है वो हमारे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया। The first term is just the potential of a uniform field which may be written down directly instead of first two terms। ये किसी काम का नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, it may be noted that the image charges form a dipole of strength। हमारे पास में हमारे जो डाइपोल बनेगा वो डाइपोल कैसे बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडक्टिंग स्फेयर जो देखा था उस कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर ओरिजिन के दोनों साइड में इमेज चार्ज बने थे, करेक्ट। एक इमेज चार्ज था -QR/d और दूसरा इमेज चार्ज था प्लस का QR/d। तो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं और वो बहुत पास पास में रखे हुए हैं और उन दोनों ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी थी, r² और ओरिजिन से दूसरे चार्ज की डिस्टेंस कितनी थी, r², करेक्ट। तो दोनों के बीच की चार्ज, तो एक डाइपोल बन गया यहाँ पे। और वो डाइपोल कैसा बना है वो देखिए। सो हमारे पास ये स्फेयर था और यहाँ पे हमारे पास दो, ये ओरिजिन है, ये इमेज चार्ज बने हुए हैं। इसका हमारे पास था -QR/d और यहाँ पे चार्ज है प्लस का QR/d और ये जो डिस्टेंस थी वो r² थी, ये r² थी। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 ऑफ r²d। सो डाइपोल मोमेंट अगर निकालें इसका, तो डाइपोल मोमेंट होता है कि दोनों चार्जेस में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। सो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लीजिए। डिस्टेंस है 2r²/d। सो ये डाइपोल हमारे पास बन गया। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है QR/d और उसको मल्टीप्लाई किया है 2r²/d से, जो आपको समझ में आ गया है, करेक्ट। इसके अंदर हमने वैल्यू रखनी है यहाँ पे ई नोट के टर्म्स में। अब हमारे पास ई नोट क्या था, ई नोट जो था वो था हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं पे रख देती हूँ मैं। इस डाइपोल मोमेंट को ई नोट के टर्म्स में रखते हैं। ई नोट हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/d²। सो क्या वैल्यू नहीं आ रही है वो देख लेते हैं अपन। सो ऊपर आ रहा है 2q/r³/d², करेक्ट। सो 2q/d² की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो 2q/d² की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई ई और ये वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ पे। सो डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई मल्टीप्लाई बाय r³। सो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, डाइपोल मोमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है।
विच इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट ई एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, क्योंकि वो सरफेस पे ही निकलती है। सरफेस पे हमारे पास में रेडियस हो जाएगा, सो स्मॉल आर की जगह में कैपिटल आर रखना है। तो एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से निकाली जाती है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, ई आर होता है। इसलिए हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा वाला कंपोनेंट नहीं लेना है, ई आर लेना है, क्योंकि ई थीटा जो होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और टेंजेंशियल डायरेक्शन से सरफेस डेंसिटी नहीं निकलती है। सो डेल फाई अपॉन डेल आर अपन ने किया है, और उसके बाद आर की जगह कैपिटल आर पुट किया है। तो इक्वेशन नंबर 4 से हमें सबसे पहले डेल फाई बाय डेल आर निकालना पड़ेगा। सो इक्वेशन नंबर 4 जो है वो मैं वापस लिख लेती हूँ एक बार। इक्वेशन नंबर 4 से फाई लिखना है मुझे ना। सो फाई हमारे पास है माइनस ई नॉट आर माइनस आर क्यूब अपॉन आर, और यहाँ पे था कॉस थीटा, आई होप यही था, आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर था, सॉरी, और क्या था, आर, ठीक है, ये फाई था। ठीक है, यहां से मुझे क्या करना है, आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। सो डेल फाई अपॉन डेल आर निकालना है सबसे पहले। सो माइनस का ई नोट तो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कॉस थीटा भी कांस्टेंट होगा। आर का डिफ्रेंसिएशन आर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, और 1/r² का हो जाएगा -2 अपॉन आर क्यूब, तो प्लस ये हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या पुट करना है कि डेल फाई अपॉन डेल आर जो है वो हमें स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे निकालना है। सो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करेंगे। सो माइनस ई नॉट 1 प्लस 2 आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा आर क्यूब से आर क्यूब 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। सो माइनस का 3 एप्सिलॉन नॉट एंड कॉस थीटा हो जाएगा। और सिग्मा जो है, सिग्मा में हमें कहा गया है कि एप्सिलॉन नॉट ई नॉट निकालना है आपको, है ना। सो इस टर्म को जो ई नॉट हमने निकाला है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एंड कॉस थीटा, ये देख लेते हैं सिग्मा आ रहा है क्या। यस, 3 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा। नेगेटिव साइन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का डेल फाई, तो एक नेगेटिव फॉर्मूले में आएगा ना, तो जो वैल्यू मेरी नेगेटिव में आई है उसमें एक नेगेटिव लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।